गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप और आपका परिवार सब सुरक्षित होंगे। बेटा, अपने पहले की वीडियो में हमने अपने अलंकार के बारे में पढ़ा था। अलंकार हमारा हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है। अलंकार होता क्या है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। उसके कितने भेद होते हैं उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अलंकार क्या था कि जो हमारे कविता की शोभा बढ़ाते हों वो हमारे अलंकार होते हैं। अलंकार का मतलब होता है शोभा बढ़ाने के लिए, और अलंकार हमारी कविता में प्रयोग किए जाते हैं। अर्थात जब कवि अपनी कविता की सुंदरता बढ़ाने के लिए जिन तत्वों का प्रयोग करता है वो अलंकार होते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि अलंकार के भेद कितने होते हैं। हमने अलंकार के 3 भेद पढ़े थे, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, जिसमें पहले की वीडियो में हमने अपने शब्दालंकार को डिस्कस किया था कि शब्दालंकार क्या होता है, उसके कितने भेद थे। हमने शब्दालंकार के 5 भेद किए थे, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। इस तरह हमारे 5 भेद थे। और उसके बाद हमने अपने अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद बताए थे, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम इसी वीडियो में अपनी अलंकार की टॉपिक का जो सेकंड पार्ट है हमारा अर्था अलंकार। क्या नाम है उसका? अर्थालंकार। अर्थालंकार पहले देखो होता क्या है। अर्थ, उसके नाम से हमें पता चल रहा है कि अर्थ यानी जब कविता के अंदर हमारे काव्य में जब कोई शब्द आ जाता है और उसके अर्थ से जब कोई चमत्कार उत्पन्न होता है या हमारी कविता की सुंदरता बढ़ती है तो वो हमारा अर्था अलंकार होता है। क्या होता है बेटा अर्थालंकार? जब कविता में किसी शब्द के कारण उसका अर्थ निकलता है किसी शब्द का और वो हमारी कविता की सुंदरता को बढ़ाता है तो वो हमारा अर्थालंकार होता है। अब हम इसके पार्ट देख लेते हैं। अर्थालंकार के बेटा वैसे तो कई पार्ट होते हैं, लेकिन आज इसके कुछ पार्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, प्रश्नालंकार, और एक है लास्ट है हमारा अन्योक्ति। आज हम अपने अर्थालंकार के इन पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है उपमा, सेकंड रूपक, थर्ड है उत्प्रेक्षा, 4 मानवीकरण, 5 है अतिशयोक्ति, 6 प्रश्नालंकार और 7 है अन्योक्ति अलंकार। वैसे इसके कई पार्ट होते हैं, लेकिन बेटा हमारे सिलेबस में इतना ही है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इन का हमारे काव्य के अंदर इन अलंकारों का क्या महत्व होता है। फर्स्ट होता है उपमा। उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। तुलना कब की जाती है? 2 वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है। तो उपमा अलंकार होता है हमारा जब उपमेय की उपमान के साथ उपमेय की उपमान के साथ तुलना किसके साथ की जाती है? उपमेय की उपमान के साथ। अब हमें ये पहले ये पता होना चाहिए कि उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। तुलना तो हम तभी कर पाएंगे जिस चीज़ों का हमें पता होगा कि ये चीज़ें होती क्या हैं। उपमेय की उपमान के साथ यानी देखो, उपमेय होता है हमारा एक साधारण वस्तु और उपमान होता है हमारा विशिष्ट। क्योंकि तुलना तो हम तभी करते ना, एक तो सीधा साधारण सी चीजें हो और एक विशेष हो, तो हम तुलना उन दो के बीच में करते हैं। तो देखो जहां पर उपमेय की तुलना उपमान के साथ की जाए यानी किसी साधारण वस्तु की तुलना किसी विशेष वस्तु के साथ की जाए तो वो हमारा उपमा अलंकार होता है। इसके अंदर कुछ शब्द होते हैं बेटा इसको देखने के लिए, जैसे
सा, से, सी, सम, समान, सरिश। एक होता है सादृश। ये कुछ शब्द होते हैं हमारे बीच में, सा, से, सी, सम, समान, सरिश, सादृश। यानी जब ये हमारे वाचक शब्द होते हैं, यानी इनकी तुलना इन शब्दों के साथ जुड़े होने के से साथ की जाती है। जैसे देखो, चंद्रमा सा मुख, चंद्रमा सा मुख, यानी चंद्रमा हमारा क्या है? विशेष है। विशेष जो चंद्रमा संसार में एक ही है, तो ये विशेष है। मुख हमारा क्या है? मुख सबके पास होता है, ये साधारण है। और ये क्या है? हमारा वाचक शब्द। यानी ये दोनों चीजें, उपमेय और उपमान, इस शब्द के साथ में जुड़े हुए हैं। तो जहां पर उपमेय की तुलना उपमान के साथ की जाए, वहां पर हमारा उपमा अलंकार होता है, और ये कुछ वाचक शब्दों के साथ जुड़े हुए होते हैं। जैसे सा, से, सी, सम, समान, सादृश। तो इस प्रकार इन शब्दों के साथ जुड़े हुए होते हैं ये। जैसे पीपर पात सरिष मंडोला, मेरा मन पीपल के पत्ते के समान डोलता है। मन क्या होता है? मन तो सभी के पास होता है, साधारण है, हर मनुष्य के पास मन होता है। लेकिन पीपल का पत्ता वो क्या होता है? सिर्फ पीपल के पेड़ का ही पत्ता होता है, पीपल का पत्ता। तो मेरा मन जो है वो पीपल के पत्ते के समान डोलता है। मन की तुलना किससे की गई है? पीपल के पत्ते से। और उसका साधा एक वाचक शब्द कौन सा था हमारा? सरिस। तो बेटा जहां पर ये दोनों चीजें उपमेय और उपमान इन वाचक शब्दों के साथ जुड़ी हुई हो और दो साधारण वस्तु और विशिष्ट के बीच में तुलना की गई हो, वहां पर हमारा उपमा अलंकार होता है। इसके बाद में सेकंड आता है हमारा रूपक। रूपक जो इसके नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है। रूपक, रूपक यानी रूप, रूप देना। यानी जहां पर पहले उपमा में हमने क्या किया था? दो के बीच में तुलना की थी, साधारण वस्तु को विशिष्ट के साथ उसके के बीच में कंपेयर किया था, हमने तुलना की थी। लेकिन इसमें रूपक में होता है रूप देना। यहाँ पर तुलना नहीं होती, बल्कि साधारण वस्तु को विशिष्ट वस्तु का रूप दिया जाता है। यानी इनके बीच में कोई अभेद, कोई आरोप लगाया जाता है। यानी उपमेय को, इसमें क्या होता है? उपमेय को उपमान का रूप दिया जाता है। यानी उपमेय एक साधारण वस्तु को विशिष्ट वस्तु का रूप दिया जाता है। जैसे देखो, चंद्रमुख, पहले हमने क्या किया था? चंद्रमा सा मुख या चंद्रमा के समान मुख हम लिख सकते हैं। यानी उसकी मुख की तुलना चंद्रमा के से की गई थी कि उसका चेहरा इतना सुंदर जैसे चंद्रमा हो। लेकिन यहाँ पर क्या की गई है? चंद्रमा रूपी मुख, यानी तुलना नहीं की गई है, उसके चेहरे को ही हमने चंद्रमा बता दिया है। उसके चंद्रमा का रूप ही हमने उसके चेहरे को दे दिया है। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। श्री कृष्ण जी बोलते हैं मैया से कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। अगर वो ये बोलते कि मैया मैं तो चंद्रमा सा खिलौना ले हूँ, सा अगर आ जाता हमारा, तो उनका मतलब था कि वो चंद्रमा के समान खिलौना लेना चाहते हैं। लेकिन बल्कि उन्होंने ये बोला है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, कि मैं चंद्रमा रूपी, यानी चंद्रमा होना चाहिए वो खिलौना, कि मैं चंद्रमा रूपी खिलौना लेना चाहता हूँ। तो बेटा इसमें क्या था? उपमा में क्या था? हमने तुलना की दोनों के बीच में। रूपक में हम तुलना नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं? उसको उसका रूप ही दे देते हैं। यानी उसमें साधारण वस्तु को विशिष्ट का रूप दे देते हैं, उनके बीच में तुलना नहीं की जाती। उपमेय में साधारण वस्तु की विशेष वस्तु के साथ तुलना की जाती है। तीसरा पार्ट देखो हमारा, तीसरा है हमारा उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा, इसमें तुलना थी, इसमें रूप था। उत्प्रेक्षा में हम करते हैं कल्पना। उत्प्रेक्षा में कल्पना की जाती है।
उपमेय और उपमान में इसमें कल्पना की जाती है, यानी हम कोई चीज सोचते हैं। कल्पना मतलब ये होता है कि कोई चीज सोचने, हम क्या क्या सोचते हैं मन में, हम कैसी कल्पनाएं करते हैं, कोई संभावना जताई जाती है। इसमें कुछ शब्द होते हैं, मानो, जानो, जनुहु, मनुहु। इस प्रकार से मानो, जानो, जनु, मनु, इस प्रकार कुछ शब्द होते हैं जिससे हम इस अलंकार को पहचानते हैं। इन शब्दों के माध्यम से हम अपनी कल्पना करते हैं, अर्थात जहां पर उपमेय के उपमान से संभावना जताई जाए, कुछ कल्पना की जाए, वहां पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे देखो, सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा। इसमें कवि कहते हैं कि सिर फट गया, एक व्यक्ति की बात की गई है यहां पर कि एक व्यक्ति का क्या सिर फट गया है। तो फिर वो कल्पना करता है कि मानो अरुण रंग का घड़ा, अरुण होता है लाल, कि मानो वह लाल रंग का कोई घड़ा हो। कि कवि कल्पना करता है यहाँ पर, वो सोच विचार करता है कि एक व्यक्ति का सिर फट गया है, और फिर कल्पना करता है कि उसका सिर फटा हुआ सिर, हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई लाल रंग का घड़ा हो, क्योंकि उसमें से जो रक्त बह रहा है उसके सिर से, उसको देखकर, फटे हुए सिर को देखकर कवि कल्पना करता है अपने मन में कि मान लो कोई वह लाल रंग का घड़ा हो, मटका हो। तो जहां पर कल्पना की जाती हो, कोई संभावना जताई जाती हो, वहां पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे देखो, रानी पद्मावती ने अपनी सभी सखियों को बुलाया और मानो सभी फुलवारी साथ चली आई। कि कवि कहता है कि रानी पद्मावती ने अपनी सभी सखियों को बुलाया है, उन्होंने नाम नहीं लिया अपनी सखियों का कि सखी कौन सी है उनकी, और वो कल्पना करता है कि जो फुलवारी हैं, यानी जो फूल हैं, वो भी ये सोचते हैं कि हम भी उनकी सखी हैं, और जो सारी फुलवारी है वो भी उन सखियों के पीछे पीछे हो लेते हैं कि उन्होंने हमें भी बुलाया है। यहाँ पे कवि कल्पना करता है। तो जहाँ पर कल्पना की जाए, उपमेय उपमान में संभावना जताई जाए, कल्पना की जाए, वहाँ पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उसमें कुछ शब्द होते हैं हमारे, मानो, जानो, जनु, मनु, जिनसे हम इन्हें पहचानते हैं कि कौन सा अलंकार होता है। इससे, इन शब्दों से ही कवि कल्पना करता है। उसके बाद आता है बेटा हमारा मानवीकरण। मानवी, इसके नाम से क्लियर है, मानवी यानी मानव, मानव की क्रियाएं। देखो बेटा, मानव कुछ क्रियाएं करता है, हमारी जड़ प्रकृति नहीं करती, यानी निर्जीव वस्तु को ऐसी कोई क्रियाएं नहीं करती जो मनुष्य करता है। लेकिन कविता के अंदर अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए, लोगों को रोचक बनाने के लिए उस कविता, ताकि लोगों को पढ़कर उन्हें आनंद मिले, कवि कुछ हमारी जो जड़ प्रकृति होती है उसे भी मानव का रूप दे देता है। मानव का रूप का मतलब ये नहीं है कि उसे उसका रूप दे दिया, उसको बना दिया, नहीं, बल्कि जो मानव क्रियाएं करता है, जो कार्य करता है, उसे उसका रूप दिया जाता है। इसकी परिभाषा होती है कि जहां पर जड़ प्रकृति को मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है, उसके मानवीय क्रियाओं का रूप दिया जाता है, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे देखो, हंसते पौधे, मेघ आए, बन ठन के, नृत्य करती कलियां, देखो बेटा, हंसते पौधे, क्योंकि देखो पौधे कभी हंसते नहीं हैं, पौधे तो निर्जीव हैं, वैसे के वैसे हिलते हुए खड़े रहते हैं, वो कभी हंसते हुए दिखाई नहीं देते। बल्कि हंसने का काम किसका होता है? मनुष्य का होता है। हंसने का काम मनुष्य का होता है। तो यहाँ पर पौधों को मानव की
क्रिया दी गई है कि हंसते हुए पौधे मेघ आए बने बड़े बन ठन के। मेघ आए बन ठन के, मेघ क्या होते हैं? बादल। बन ठन के आते हैं, यानी बन ठन कर कौन जाता है? मनुष्य जाता है। किसी घर पे एक अतिथि के रूप में बन ठन के किसी घर में मनुष्य के जाने का काम होता है ये। बल्कि यहाँ पर कवि ने कहा है कि मेघ आए बन ठन के, कि जो बादल हैं वो बन ठन के सवर के आ रहे हैं, बल्कि ये काम मनुष्य का होता है। तो यहाँ पर बादलों को मानवीय क्रियाओं का रूप दिया गया है। आगे देखो, नृत्य करती कलियां। जो हमारी कलियां होती हैं, जो पौधों की छोटी जो कलियां होती है फूल बनने से पहले, वो क्या होती है? नृत्य करती हैं। बल्कि कलियां कभी नृत्य करती दिखाई नहीं देती। ये नृत्य करने का कार्य भी मनुष्य का होता है। अर्थात जहाँ पर जड़ प्रकृति को मानवीय क्रियाओं का रूप दिया जाता है, वहाँ पर हमारा मानवीकरण अलंकार होता है। तो बेटा क्लियर होगा आपको। उपमा में क्या था? तुलना। रूपक में क्या था? रूप दिया गया था। उत्प्रेक्षा में क्या थी? कल्पना या संभावना जताई गई थी। मानवीकरण में क्या है? जो हमारी जड़ प्रकृति होती है उसे मानवीय क्रियाओं का रूप दिया जाता है। उसके आगे आता है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अगला क्या हमारा? अतिशयोक्ति। अति यानी अत्यधिक, उक्ति यानी कहना, यानी जब किसी बात को हम अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसमें आप लिख सकते हो बढ़ा चढ़ाकर कहना, यानी जब हम अपनी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, यानी बात सीधी सी है लेकिन उस बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए कि जो हमारे समाज में एक मर्यादा होती है कि किसी बात को कितना बोला जाए, और जब हम उस बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर बोल देते हैं कि वो हमारी लोक मर्यादा ही खत्म हो जाए, उस लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, तो वहां पर हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार कविता के अंदर अत्यधिक प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कविता हमारी क्या होती है? कवि जब लिखता है तो उसके इस तरीके से लिखता है ताकि लोगों के अंदर क्या हो? एक रोचकता उत्पन्न हो, लोगों को उसमें पढ़ने की रुचि उत्पन्न हो। तो अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग अत्यधिक किया जाता है। जैसे देखो, हनुमान की पूंछ में लगन ने पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। इसमें देखो बेटा लाइन आई है कि हनुमान की पूंछ में लगन ने पाई आग। ये उस समय का वर्णन कवि ने किया है जब हनुमान लंका में जाते हैं और जब वहाँ के जो राक्षस होते हैं उनकी पूंछ में आग लगाते हैं, और उनकी पूंछ में आग लगने के बाद में जो उनकी सारी रंग लंका क्या है वो धू धू करके जलने लगती है। तो यहाँ पर कवि ने इसका अतिशयोक्ति अलंकार के प्रयोग किया है कि देखो, हनुमान की पूंछ में लगन ने पाई आग, कि कहते हैं कि हनुमान की पूंछ में आग लगी भी नहीं थी, आग लगने नहीं पाई थी, कि लंका सारी जल गई, कि जो लंका है वो सारी धू धू करके जलने लगी, और गए निशाचर भाग। और जो वहां पर जितने निशाचर थे राक्षस, तो जहां वहां पर जितने राक्षस थे वो वहां से भाग गए। अर्थात उसकी आग पूंछ में आग लगी भी नहीं, और जो लंका सारी जलने भी लगी, और जो वहां पर राक्षस थे वो सारे भाग गए। तो यहाँ पर कवि ने अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। जैसे देखो, पंखुरी लगे गुलाब की परहई गात खरोट, कि पंखुरी लगे गुलाब की परहई गात खरोट, कि कहते हैं कि पंखुड़ी की जो गुलाब की पंखुड़ी होती है कितनी नाजुक होती है, और वो यदि किसी के शरीर के ऊपर लग जाए तो क्या वो किसी को खरोच पहुंचा सकती है। लेकिन कवि ने कहा है ये पंखुड़ी लगे गुलाब की, कि किसी के शरीर के ऊपर गुलाब की पंखुड़ी लगती है और उसके शरीर पर चोट के निशान आ जाते हैं।
तो यहाँ पर उस गुलाब की पंखुड़ी का अत्यधिक ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया। अर्थात जब कविता में कवि अपनी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करता है और उसकी लोक मर्यादा का भी उल्लंघन हो जाता है तो वो हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उसके बाद आता है हमारा प्रश्नालंकार। प्रश्नालंकार, प्रश्न किसके नाम से क्लियर है कि प्रश्न, यानी जहां पर हमारी कविता में प्रश्न पूछे जाते हो। प्रश्न ये नहीं है कि एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन हो, एक्सरसाइज में तो हमारे अभ्यास में तो प्रश्न उत्तर आते ही हैं, बल्कि नहीं, जब हम कविता को पढ़ते हैं तो उसमें कई बार लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क ऐसा चिन्ह मिलता है, तो वो हमारा प्रश्नालंकार होता है। हमें कविता में कई बार पढ़ते हुए हमारे चिन्ह बीच में आ जाता है और हम जब अपनी कविता का व्याख्या निकालने के बाद विशेष निकालते हैं तो उस विशेष में हम इसको नहीं लिखते, इसको छोड़ देते हैं, बच्चे छोड़ते हैं। बच्चों के मन में ये होता है कि ये सिर्फ वैसे ही पूछा गया है, बल्कि नहीं, ये हमारा प्रश्नालंकार होता है। अर्थात जहाँ पर कवि कविता में प्रश्न करता है तो वहाँ पर प्रश्नालंकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो, कविता क्या है? इस प्रकार कवि ने क्वेश्चन कर लिया कि कविता क्या है। चिड़िया के पंख लगा उड़ने के माने, यानी कविता के पंख लगाकर उड़ने के माने भला चिड़िया क्या जाने। अर्थात जहां पर कविता में लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो वो हमारा प्रश्नालंकार होता है। तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे कि कविता में जब कवि प्रश्नों का प्रयोग करता है तो वो हमारा प्रश्नालंकार होता है। लास्ट है बेटा हमारा इसका अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति, अन्य यानी दूसरा, उक्ति यानी कहना, यानी किसी दूसरे के बारे में कहना। अन्योक्ति होता है, अन्योक्ति यानी दूसरे के बारे में कहना, कि जब हमारे सामने इसमें दो चीजें होती हैं बेटा, एक होता है प्रस्तुत, एक होता है अप्रस्तुत। प्रस्तुत क्या होता है? जो सामने होता है। अप्रस्तुत होता है जो सामने ना हो। अर्थात जहां पर कविता में कवि हमारे सामने जो चीजें हैं यानी प्रस्तुत को अप्रस्तुत के माध्यम से कोई संदेश देता है, उसे कुछ समझाता है, तो वो हमारा अन्योक्ति अलंकार होता है। प्रस्तुत यानी जो हमारे सामने बैठा है उसको सीधा स्पष्ट न कहकर किसी अप्रस्तुत का यानी हमारे जो सामने नहीं है उसका कोई उदाहरण देता है, उसके बारे में कुछ समझाता है, यानी उसका नाम लिए बिना कि तुमने ये गलती की है प्रस्तुत को, बल्कि अप्रस्तुत का कोई वर्णन देकर, उसका कोई उदाहरण देकर उस प्रस्तुत को कोई संदेश दे दिया जाए कि आपकी ये गलती है, आपको ये करना चाहिए, तो वो हमारा अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इही काल। अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। देखो बेटा एक एग्जाम्पल दिया है कि नहीं पराग नहीं मधुर वधु नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। इसमें जो हमारे राजा जयसिंह थे उसके दरबारी कवि उनको एक संदेश देते हैं कि जब राजा जयसिंह की नई नई शादी होती है तो उनकी पत्नी की उम्र बहुत ही
कम होती है, तो वो हमेशा अपने वैवाहिक जीवन में ही लगे रहते हैं, यानी उन्होंने अपना राजपाट सब कुछ छोड़ दिया है, अपनी प्रजा की भलाई के कार्य उन्होंने छोड़ दिए हैं, अपना राजपाट उन्होंने सब कुछ छोड़कर हमेशा अपनी पत्नी के साथ ही बैठे रहते हैं, यानी उनके साथ ही बातचीत में लीन रहते हैं। तो उस समय जब उनके जो प्रजा बोलती है कि हमारे राजा ने सब कुछ छोड़ दिया है, अब हमारा क्या होगा, तो उनके जो दरबारी कवि हैं वो उनको स्पष्ट रूप से कुछ ना कहते हुए एक भंवरे का उदाहरण लेते हैं और वो उन्हें समझाते हैं कि देखो, इस जो ये फूल है, ये भंवरा हमेशा इस फूल के पीछे रहता है, बल्कि इसमें नहीं अभी कोई पैराग है, यानी इसका विकास नहीं हुआ है, नहीं इसमें कोई मधु है, नहीं इसमें इतना मीठापन आया है, और इसका अभी इतना विकास भी नहीं हुआ है, बल्कि छोटा सा एक कली ही है। अब तक ये अली कली ही सो बंधो, और अब ये भंवरा क्या है, इस कली के साथ ही इतना बंध चुका है, आगे कौन हो अवाल। और जब ये कली जो है फूल बन जाएगी, पूरे फूल खिल जाएगा ये, तो इस भंवरे का क्या होगा। अर्थात वो उस राजा को समझाते हुए कहते हैं कि अभी अपनी आपकी पत्नी की उम्र क्या है, वो थोड़ी है, और आप अभी से हमेशा अपनी पत्नी के साथ ही बातचीत में लीन रहते हो, और जब इनका विकास हो जाएगा, यानी ये यौवन हो जाएंगी, तब आपका क्या होगा, तब आपके राजपाट को कौन संभालेगा। इस प्रकार जो दरबारी कवि थे वो राजा जयसिंह को उस भंवरे, हमारे सामने प्रस्तुत कौन था, राजा जयसिंह, और अप्रस्तुत कौन है, भंवरा। तो इस प्रकार दरबारी कवि राजा जयसिंह को उस अप्रस्तुत भंवरे के माध्यम से उन्हें सामने, यानी स्पष्ट रूप से कुछ ना कहते हुए उन्हें एक उदाहरण देते हैं। तो बेटा ये थे हमारे अर्थालंकार। अर्थालंकार में हमने फर्स्ट पढ़ा था उपमा, यानी दो वस्तुओं के बीच में तुलना थी, उपमेय के उपमान के साथ में। रूपक में हमने पढ़ा था तुलना नहीं बल्कि उसका रूप दिया था हमने। उत्प्रेक्षा में कल्पना या संभावना जब की जाती है, कभी कोई कल्पना करता है कि मान लो ये चीजें हो गई। मानवीकरण होता है जहाँ पर हमारी जड़ प्रकृति होती है, निर्जीव वस्तुएं होती हैं, और जब उन्हें मानव की जो क्रियाएं करता है, जो कार्य करता है मानव, उसका रूप दिया जाता है। अतिशयोक्ति होता है हमारा जब कविता के अंदर किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि हमारी लोक मर्यादा खत्म हो जाती है, वो हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। प्रश्नालंकार था हमारा कि जब कविता में कोई प्रश्न किया जाता है तो वो हमारा प्रश्नालंकार होता है। अन्योक्ति अलंकार होता है कि जहाँ पर किसी दूसरे के माध्यम से कोई संदेश दिया जाता है, जहाँ पर प्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत को अप्रस्तुत के माध्यम से कोई संदेश दिया जाता है। तो बेटा मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद।